तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लियर वो है कैपेसिटर। तो हम लोग पैसिव कंपोनेंट पढ़ रहे थे, तो ये हमारा पैसिव कंपोनेंट का आज का पहला टॉपिक है। कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ए कैपेसिटर इज ए पैसिव एलिमेंट। याद रखना ये एक पैसिव एलिमेंट होता है दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या करता है, ये एक पैसिव कंपोनेंट है और जो एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, कैपेसिटर में इस तरीके की दो प्लेट्स होती हैं, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट, और दोनों प्लेट के मिडिल में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, उसी के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है फैरड, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है उसकी यूनिट होती है फैरड। क्लियर, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, और इसका जो सिंबल होता है वो हमारा दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बना देंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, ये हमारे कुछ कैपेसिटर्स हैं। क्लियर, यहां से देखो, ये हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं, ये वाले, ठीक है ना, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो आपको सर्कल जैसे दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। ठीक, ये भी हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेक्टेंगल टाइप का। ओके, ये हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं। ठीक, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं जिनका अभी हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, आगे बाद में डिस्कशन करेंगे। क्लियर, फिलहाल हम यहाँ कैपेसिटर की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम देखें कि इसका करंट वोल्टेज रिलेशन क्या होता है, इसकी जो करंट होती है I इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी होती है। ठीक है ना, मतलब जो कैपेसिटर में करंट स्टोर होती है वो करंट की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, सी डी वी ओवर डी टी, जहां पर ये क्या है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है जो हमने इसके टर्मिनल्स पर अप्लाई किया है। क्लियर, और ये हमारी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक, अगर आपको कैपेसिटेंस नहीं पता है तो इसकी कैपेसिटेंस हम फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाले रिलेशन से, जहां पर ए प्लेट एरिया है, ए क्या है बच्चों, प्लेट एरिया है। ओके, और जो डी है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सी ना दिया हो, सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन रहेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा करंट इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम इसमें एनर्जी स्टोर्ड देखें, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो बच्चों इसमें एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है ना, इस रिलेशन से हम एनर्जी स्टोर्ड फाइंड कर सकते हैं, जहां सी जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, और जो आपका V है वो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, हमने एक रिलेशन पढ़ा है Q इक्वल टू होता है CV। ठीक, तो अगर मैं यहां से C को रिप्लेस करूं तो बच्चों देखो देखो C इक्वल टू क्या आएगा, C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V। C की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो तो आपको एनर्जी का एक और रिलेशन मिलेगा 1/2, यहां हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V से V कैंसिल आउट कर दो, यहां से आपका सॉरी ये आपका V हो जाएगा Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, V से V कैंसिल आउट कर दो, तो रिलेशन मिला हमें Q इक्वल टू U इक्वल टू 1 अपॉन Q इंटू V। ओके, ये भी एक रिलेशन है, इससे आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो, या आप चाहो तो वोल्टेज को भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो थर्ड रिलेशन निकालोगे तो वो आएगा हमारा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड हम फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसमें देखें कि इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इन डीसी सर्किट, अगर हम इसको डीसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बिहेवियर शो करेगा। सबसे पहली बात, स्टेडी स्टेट पर ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। कैसा ओपन करेगा, बिहेवियर शो करेगा ओपन सर्किट। ध्यान से देखो किस तरीके से ये बिहेवियर शो करेगा। सपोज दैट आपके पास एक कैपेसिटर जोड़ रखा है आपने, है ना, और यहां पर लगा रखा है एक डीसी। क्लियर, आपने इसमें कनेक्ट किया हुआ है डीसी सप्लाई, यहां बच्चों हमने डीसी सप्लाई कनेक्ट की है। ठीक है ना, और डीसी सप्लाई जब कनेक्ट करोगे तो इनिशियल कंडीशन में, शुरुआत में जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चार्ज होगा,
तो जिस समय चार्ज होगा उस समय तो उसमें करंट रहेगी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और आफ्टर सम टाइम ये जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये यहां से इसका कनेक्शन टूट जाएगा और ये बिल्कुल इस तरीके से बिहेवियर शो करेगा जैसे हमारा ओपन सर्किट हो, और इस ब्रांच में जो टोटल करंट है, क्लियर, वो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। क्लियर, डीसी सप्लाई पर जो हमारा आपका कैपेसिटर होता है वो एक ओपन सर्किट का काम करता है, ठीक, जबकि इंडक्टर कैसा काम करता था, शॉर्ट सर्किट का काम करता था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर, वहीं पर अगर हम इसको चार्जिंग मोमेंट पर देखें तो अलाउ करंट टेम्परेरी, क्लियर, जिस समय ये चार्ज हो रहा होता है उस समय कुछ टाइम के लिए करंट को अलाउ करता है, एंड आफ्टर सम टाइम जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो हमारा एक ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना, मतलब पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करने से ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो चलो ये हमने देखा कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक दिया है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, दो तरीके के एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। ठीक है ना, तो देखो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं। क्लियर, जैसे कि हमारी बैटरी पावर सप्लाई करती है, जनरेटर जहां से पावर सप्लाई होती है, ओके, सेल वहां से भी पावर सप्लाई होती है। मतलब वो सारी डिवाइस, वो सारी चीजें, ऐसे कंपोनेंट जो सर्किट में कनेक्ट हैं और जिनसे पावर सप्लाई हो रही है, पावर को दे रहा है जो सर्किट को, क्लियर, उसे हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, और पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो या तो पावर को यूटिलाइज करते हैं या फिर पावर को स्टोर करते हैं। ठीक है ना, मतलब जो अपने अंदर पावर को स्टोर कर सकते हैं या फिर उसे खर्च कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट को बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। ठीक है ना, तो चलो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें एक्टिव कंपोनेंट की या एक्टिव एलिमेंट की, तो बच्चों देखो एक्टिव एलिमेंट की आप क्या डेफिनेशन दोगे, एन एलिमेंट दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, बहुत सिंपल है, क्लियर, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, किसी सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव कंपोनेंट्स। ओके, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या हम एक्टिव कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर, किसी सर्किट में। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, या हमारा करंट सोर्स हो गया, क्लियर, या हमारी बैटरी हो गई, या हमारा जनरेटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वोल्टेज सप्लाई करता है, करंट सोर्स कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स आपका इस तरीके से, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट सोर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एक आपका एरो बना के, क्लियर, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक, बैटरी को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से आपका, क्लियर, ये हमारा बैटरी हो गई, ठीक, ये हमारा जनरेटर हो गया जिसे हम ऐसे जी से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आप देखोगे एक्टिव कंपोनेंट किसी सर्किट के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सप्लाई को, आपके सर्किट में सप्लाई को देते हैं। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो बच्चों देखो पैसिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, एन एलिमेंट दैट एब्जॉर्ब और स्टोर्स एनर्जी बट डज नॉट जनरेट एनर्जी आर कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, सर्किट में लगे हुए ऐसे सभी एलिमेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या स्टोर करते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट को बोलते हैं हम पैसिव कंपोनेंट, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा रजिस्टर, ठीक, या फिर हमारा इंडक्टर, क्लियर, और या फिर हमारा कैपेसिटर। ठीक, इस तरीके से ये कैपेसिटर, इंडक्टर है, रजिस्टर है, तो ये सभी हमारे कैसे कंपोनेंट हैं, ये पैसिव कंपोनेंट हैं। क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं जो हमने देखा था पीछे वोल्टेज सोर्स, ओके, जो कि एक एक्टिव कंपोनेंट है। याद रखना जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो कैसा कंपोनेंट था, वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट था, एक्टिव कंपोनेंट, क्लियर, या इसे एक्टिव डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, मतलब जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है वो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। ठीक है ना, जो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं वो एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, दो तरीके के हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं,
पहला हमारा कौन सा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब आप ध्यान से देखना कि हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा। क्लियर? तो सपोज दैट मान लो हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। तो अगर आपके पास कोई सेल है या कोई बैटरी है, क्लियर, उसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं उसे। ठीक, सेल के अंदर खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जिसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है ना? मतलब ये है कि अगर सपोज दैट सेल आपका 20 वोल्ट का है, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल सर्किट को भी 20 वोल्ट की सप्लाई देगा। ठीक, मतलब कुछ भी वोल्टेज को खर्च नहीं करेगा, उसे ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है ना? मान लो 20 वोल्ट का आपका सप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, तो वो जो डिवाइस है जिससे आपने कनेक्ट किया है उसको भी 20 वोल्टेज ही देगा, खुद ड्रॉप नहीं करेगा। क्लियर? ऐसे ऐसे सोर्स को बोलते हैं हम आइडियल सोर्स। ठीक है ना? तो देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर? और वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लोड करंट। क्लियर? जिस समय आप उसे लोड से कनेक्ट करोगे उस समय वो कंटिन्यू वोल्टेज को कांस्टेंट फॉर्म में फ्लो करेगा। क्लियर? अपने आप खुद ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल से देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक बैटरी थी, ओके, और ये आपकी 10 वोल्ट की थी। ठीक, मैंने यहां पर इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक, या हीटर कनेक्ट कर दिया, कुछ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 10 वोल्ट का जो सप्लाई है वो इस डिवाइस को जो आपने कनेक्ट की है इसको भी 10 वोल्ट की सप्लाई करेगा। क्लियर? ये कुछ पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है ना? इसीलिए हमारा कैसा सोर्स है, आइडियल सोर्स है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल सोर्स की, तो जितने भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होते हैं, ठीक है ना, तो मान लो ये हमारा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, उसके अंदर अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या करता है, मान लो आपका सेल 10 वोल्ट का है, ठीक है ना, तो जो जो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा है ना, ये कुछ अमाउंट को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, मान लिया मैंने सपोज दैट कि इसने 1 वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया इसने, 1 वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। तो अब ये एक्सटर्नल सर्किट को आपने मान लो यहां से कुछ ये बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है ना, तो इस बल्ब को ये कितना वोल्टेज सप्लाई करेगा, ये अब बस 9 वोल्टेज ही सप्लाई करेगा, क्योंकि 1 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। ठीक है ना? तो एक ऐसे ऐसे आपके वोल्टेज सोर्स जिनके अपने अंदर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं अपने टर्मिनल पर वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना? जो आपका इनका मेन ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इससे थोड़ा सा कैसा रहेगा, कम होगा, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके के जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इज दैट क्लियर? तो देखो, हैज स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होते हैं उनके पास एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना? और दूसरा, टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली डिक्रीजेस विद लोड। ठीक, जो सप्लाई देगा ये टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगा वो स्लाइटली लेस देन होगा जो सेल का वोल्टेज है उससे। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो वोल्टेज सोर्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। करंट सोर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखो, करंट सोर्स जो होते हैं, करंट सोर्स मेंटेन्स कांस्टेंट करंट थ्रू इट्स टर्मिनल्स। ठीक, मतलब ऐसे सोर्स जो सर्किट से जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो कांस्टेंट करंट मेंटेन करेंगे, जबकि वोल्टेज सोर्स क्या करते थे, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करते थे। करंट आगे पीछे बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन वोल्टेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो वोल्टेज पे फोकस करेंगे। लेकिन जो जो करंट सोर्स होते हैं वो वोल्टेज डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन करंट को मेंटेन रखेंगे, करंट ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ठीक है ना? तो ऐसे सोर्स जो करंट को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखते हैं थ्रू द सर्किट, उन्हें बोलते हैं हम करंट सोर्स। ठीक है ना? ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा आइडियल करंट सोर्स और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, पहले मैं आइडियल करंट सोर्स की बात करूं, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना? मतलब जो हमारे करंट सोर्स होते हैं उन करंट सोर्स का जो आइडियल करंट सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा।
क्लियर, जबकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता था, 0 होता था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा करंट सोर्स दे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो आप समझ जाना वो एक आइडियल करंट सोर्स है। ओके, जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें लार्ज बट फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है आपका, फाइनाइट होता है, होता लार्ज ही है, ठीक है ना, लेकिन वो एक फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके के जो रेजिस्टेंस होते हैं, देखो होता क्या है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से, या चलो बाद में देखते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियरिटी। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है लीनियरिटी, ठीक है ना। लीनियरिटी क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस सर्किट इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज satisfies principle of superposition, number 1, number 2 homogeneity, output proportional to input, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा सर्किट जो दो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को होल्ड करेगा और होमोजेनिटी को होल्ड करेगा। क्लियर, इन दो कंडीशंस को जो होल्ड करेगा, ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम लीनियर सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चे? लीनियर सर्किट। ओके, मतलब लीनियर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को होल्ड करते हैं और होमोजेनिटी को होल्ड करते हैं, मतलब इन दोनों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इफ बोथ आर सेटिस्फाइड, अगर कोई सर्किट दोनों इनको जो प्रॉपर्टी है इनको होल्ड करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा, उसे बोलेंगे हम लीनियर सिस्टम। क्या बोलेंगे? लीनियर सर्किट या लीनियर सिस्टम। ओके, और ऐसे सर्किट जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, उन्हें बोलेंगे नॉन लीनियर सिस्टम या फिर नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देखोगे, जो हमारे सर्किट हो गए, यहां से देखना, जो हमारे सर्किट्स हो गए वो बच्चों दो टाइप के सर्किट हो गए। क्लियर, पहले टाइप के जो सर्किट हो गए वो हो गए लीनियर, ठीक है ना, और जो दूसरे टाइप के सर्किट हो गए वो हमारे हो गए नॉन लीनियर। क्लियर, अब देखो लीनियर सर्किट कौन से थे? जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को और किसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है ना। नॉन लीनियर सर्किट कौन से थे? जो इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे थे, वो हमारे नॉन लीनियर सर्किट थे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अभी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, इस पर डिस्कस करते हैं। क्लियर, कि ये क्या चीज है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बात करें, क्लियर, या इसे हम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। होमोजेनिटी को ही क्या बोलते हैं हम? स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब ये स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो, इफ इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, मान लो अगर आपका इनपुट किसी कांस्टेंट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, देन आउटपुट मस्ट आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय के, तो उस कंडीशन में आपका जो आउटपुट है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात को। सपोज दैट, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई डिवाइस है, यहां मान लो मेरे पास कोई सर्किट है। ओके, ये कोई सर्किट है, ठीक है ना, और इस सर्किट का जो इनपुट है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से जो इस सर्किट का इनपुट है आपका, क्लियर, वो इनपुट आपने दिया है x। कितना इनपुट दिया है? x, ठीक है ना। और इससे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना, सर्किट से हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने कोई सर्किट डिजाइन किया है तो वो सर्किट किसी ना आउटपुट के लिए ही किया है डिजाइन, ठीक है, उससे आप कोई काम करवाओगे, कोई वर्क करवाओगे। क्लियर, तो जो आउटपुट मिल रहा है वो सपोज दैट मान लिया मैंने f ऑफ x, कितना हो गया हमारा? फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके इनपुट में, ठीक है ना, ये जो हमारा इनपुट है इसमें मैं k का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, k कोई आपका नंबर है 2 3 4 5, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। क्लियर, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट है ना उसमें भी k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें भी हमारा k का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक ऐसा सर्किट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो लीनियर सर्किट है, ठीक है ना, और वो इसी कंडीशन को हम होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? होमोजेनिटी, ठीक है ना। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। सपोज दैट हमने यहां से लिया ओम्स लॉ। क्या लिया? ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप देखो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ हमारा होता है V = IR, यही होता है ना ओम्स लॉ, ठीक है।
कितना होता है हमारा V इक्वल टू आई और, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं यहां पर जो इफ करेंट को मैं कर दूं डबल, करेंट इज डबल, ठीक है ना। अगर मैं यहां करंट को डबल कर दूं, ठीक, जैसे मान लो आपका यहां से ये एक सर्किट है जिसमें हमारा आर रेजिस्टेंस लगा है और इधर हमारी सप्लाई लगी है, ठीक है ना, और इस सप्लाई का वोल्टेज V है, ओके, और यहां से आप करंट फ्लो कर रहे हो I एम्पियर का, ठीक है ना, और इसके अक्रॉस यहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको मैं V डैश मान लेता हूं, V वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना होगा, वो होगा हमारा I इंटू आर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो ये जो आपका करंट आपका इससे जा रहा है, क्लियर, वही करंट तो इस रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक। अब मैं करंट को क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं, ओके। तो अगर मैं यहां करंट को डबल करता हूं, अब ध्यान से सुनना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, ठीक है ना, और करंट को डबल करो तो आपको एक नया वोल्टेज मिल जाएगा V डैश, ठीक है ना, जो हो जाएगा 2I इंटू आर, ओके। तो आप देखो यहां से 2 और आई आर की वैल्यू कितनी है V, आप इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा V डैश इज इक्वल टू 2V, मतलब हमारा वोल्टेज भी कैसा हो गया, डबल हो गया। कैसा हो गया बच्चे, डबल हो गया, ठीक है ना। मतलब हमने इनपुट में यहां 2 का मल्टीप्लाई किया, ओके, तो जो आउटपुट था ना V उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। मतलब इसने क्या किया, होमोजेनिटी को सेटिस्फाई किया, ठीक है ना, होमोजेनिटी को सेटिस्फाई किया। इसीलिए ये जो रजिस्टर होता है ना, क्लियर, ये हमारा एक लीनियर सर्किट होता है या लीनियर कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट होता है, लीनियर कंपोनेंट। मतलब अगर आपके पास कोई सर्किट है और उसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है तो वो किस में जाएगा, लीनियर कंपोनेंट, ठीक है ना, और उस सर्किट को लीनियर सर्किट बोलेंगे। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा कंपोनेंट जिसके इनपुट में हम किसी नंबर, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखो k से मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट पर, तो आउटपुट में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उतने ही टाइम्स उसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। अगर इस फंक्शन को कोई सर्किट शो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो लीनियर सर्किट है और उसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया है वो आपका कैसा कंपोनेंट है, लीनियर कंपोनेंट है। इज दैट क्लियर। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे होमोजेनिटी, जैसा कि आपने ओम्स लॉ के केस में देखा, ठीक है ना, आपने करंट को डबल किया, वोल्टेज भी डबल हो गया। सिमिलरली अगर आप करंट को हाफ कर दो, अगर आप करंट को कितना कर दो, यहां से I/2 कर दो, है ना, तो वोल्टेज है ना वो भी आपका V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने k, यहां पे k कितना है, k आपका 1/2 है, क्लियर, 1/2 का आपने मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज भी हाफ हो गया, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात, ठीक है। तो आपने देखा होमोजेनिटी क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, इसी को हम एडिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुपरपोजिशन क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सुपरपोजिशन कहती है इफ टू इनपुट्स आर अप्लाइड सेपरेटली एंड देन टुगेदर, मतलब अगर मैं किसी सर्किट में 2 इनपुट अप्लाई करता हूं एक साथ, ठीक है ना, द टोटल आउटपुट मस्ट इक्वल सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स, ठीक है ना, जिससे जो टोटल आउटपुट मिलेगा वो इंडिविजुअल जो इनपुट आपने दे रखे हैं उसके सम के बराबर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास यहां कोई सर्किट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरे पास कोई सर्किट है, CKT का मतलब सर्किट, ठीक है ना। अब इस सर्किट को मैंने यहां से 2 इनपुट दे रखे हैं, ठीक है, एक इनपुट यहां दिया, एक इनपुट यहां दिया, ठीक है। ये वाला जो इनपुट है मान लिया मैंने दिया fx1, ठीक, दूसरा इनपुट दिया मैंने fx2, 2 इनपुट दिए। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे आउटपुट, क्या मिलेगा बच्चों, यहां से मिलेगा मुझे आउटपुट, ओके। तो जो आउटपुट मिलेगा ना, ठीक है ना, वो दोनों के सम के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी को कोई सर्किट होल्ड करेगा, ठीक है ना, कोई सर्किट इसको होल्ड करेगा, क्लियर, तो वो किसे, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और जब कोई सर्किट सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करेगा या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, लीनियर सर्किट हो जाएगा या लीनियर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। लीनियर सिस्टम बोल सकते हो या लीनियर सर्किट बोल सकते हो, लीनियर सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे सर्किट्स या ऐसे सिस्टम्स जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी
दोनों को फॉलो करते हैं, ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं हम कौन से सर्किट? लीनियर सर्किट या लीनियर सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं, ध्यान से देखो। जैसे हम एग्जांपल में देखें, ठीक है, कि हमारे लीनियर सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, जो हमारा रजिस्टर हो गया, जो हमारा इंडक्टर हो गया, और जो हमारा कैपेसिटर हो गया। तीन को ध्यान से देखो, ये हमारे पैसिव कंपोनेंट थे, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, रजिस्टर मतलब दिस, इंडक्टर मतलब दिस सर्किट, ठीक है ना, और कैपेसिटर मतलब दिस। ठीक, ये तीनों ही क्या करते हैं? ये होमोजेनिटी को भी फॉलो करते हैं और किसको फॉलो करते हैं? सुपरपोजिशन को भी फॉलो करते हैं। इसलिए तीनों आर, एल और सी तीनों ही हमारे कैसे सर्किट हैं? ये लीनियर कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, ये हमारे लीनियर कंपोनेंट हैं। ठीक, और इनसे जो सर्किट बनेगा वो हमारा लीनियर सर्किट होगा या लीनियर सिस्टम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो यहां से कि यहां पर हमने सपोज दैट कि ये रजिस्टर ले लिया और यहां पर मैंने दो बैटरी यूज की, ठीक है ना, एक का वोल्टेज V1 है और एक का वोल्टेज V2 है, ठीक है, दो वोल्टेज, दो सप्लाई यूज किया। ठीक, तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, ठीक है ना, वो V1 प्लस V2 के इक्वल मिलेगा। टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा वो V1 का वोल्टेज, V1 वाली बैटरी का वोल्टेज, V2 वाली बैटरी का वोल्टेज, ठीक है ना, उनके सम, एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होल्ड कर रहा है? रिस्पॉन्स हमारा क्या मिल रहा है? V1 प्लस V2 मिल रहा है। हमने एक रिस्पॉन्स V1 दिया, दूसरा V2 दिया, और दोनों का सम हमें क्या मिला? V1 प्लस V2 मिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये तीनों सर्किट सुपरपोजिशन थ्योरम को होल्ड कर रहे हैं, और जो सर्किट सुपरपोजिशन थ्योरम को, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे लीनियर सर्किट होते हैं। तो आई होप आपको लीनियर सर्किट समझ में आया, ठीक है ना। लीनियर सर्किट की डेफिनेशन पूछी जाती है, लीनियर सिस्टम क्या है, लीनियर सर्किट क्या है, लीनियर कंपोनेंट क्या है, कुछ इस तरीके से पूछेगा, तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ओके, आगे हम और बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कभी लीनियर कभी नॉन लीनियर सर्किट दिया होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, नॉन लीनियर सर्किट कौन से होंगे? लीनियर सर्किट को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, और किस तरीके से समझेंगे लीनियर सिस्टम, ठीक है ना, वो और कैसे समझेंगे? या लीनियर कंपोनेंट जो हम यूज करेंगे बैटरी में। इसमें लीनियर सिस्टम में देखें, ठीक, तो अगर हमारा कोई एक ऐसा सर्किट, मान लो मेरे पास यहां एक सर्किट है, ओके, सर्किट को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक, ये हमारा प्लस माइनस वोल्टेज है, ओके, और इसमें वोल्टेज की वजह से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और अब हम वोल्टेज और करंट में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट में प्लॉट करते हैं, है ना, यहां मान लो वोल्टेज रखते हैं, इधर करंट रखते हैं, और इसमें जब प्लॉट करते हैं, अगर वो प्लॉट स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है? हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, जिसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो अगर किसी सर्किट की VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, तो ऐसे सर्किट को भी हम क्या बोलते हैं? लीनियर सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना, यह हमारा लीनियर कंपोनेंट होता है या लीनियर सिस्टम होता है, ठीक है, समझ में आया। तो जो हमारा रेजिस्टेंस लोगे आप, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस इसी कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है, इंडक्टर वो भी इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है ना, और कैपेसिटर, कैपेसिटर वो भी क्या करता है? इसी कंडीशन को होल्ड करता है। तो ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों ही हमारे कैसे कंपोनेंट है? लीनियर कंपोनेंट है, ओके। वहीं पर जो देखो, अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर सिस्टम की या नॉन लीनियर आपके सर्किट, नॉन लीनियर कंपोनेंट की, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, नॉन लीनियर सिस्टम हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को या डू नॉट होल्ड्स, ठीक है ना, जो होल्ड्स नहीं करते हैं। नंबर वन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, ये सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करेंगे, क्लियर। और इनका वोल्टेज करंट जो ग्राफ आएगा, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों बातों को जो नहीं मानेंगे वो हमारे कौन से होंगे? नॉन लीनियर कंपोनेंट होंगे या नॉन लीनियर सिस्टम होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा डायोड जो होता है,
ठीक है ना, वो डायोड नॉन लीनियर होता है, क्योंकि उसका जो ग्राफ आता है वोल्टेज और करंट का वो इस तरीके से आता है ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। क्लियर? तो ये नॉन लीनियर है और ना ही होमोजेनिटी को फॉलो करता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, बाइलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं? क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बाइलेटरल एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों जो बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दोनों डायरेक्शन से काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर मैं राइट साइड से करंट फ्लो करूंगा तो भी उतना ही आउटपुट देंगे, लेफ्ट साइड से करंट फ्लो करूंगा तो भी उतना ही आउटपुट देंगे। मतलब ऐसे कंपोनेंट, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो टू डायरेक्शन से वर्क करते हैं, उनके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उनकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो उन्हें हम बाइलेटरल कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखना, मान लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है ना, और इस रजिस्टर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। क्लियर? तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू R है और इसमें करंट हमारा हमेशा पॉजिटिव से फ्लो करता है, किस साइड में? माइनस की तरफ। तो करंट अभी हमारा कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां पर जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो कितना मिलेगा? V = IR। इतना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा जो कि हमारा क्या है? जो हमारा आउटपुट है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, अब अगर मैं यहां करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, मान लो मेरा रजिस्टर वही सेम एज इट इज है, ठीक है ना, लेकिन मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो जब बैटरी की पोलरिटी को चेंज करेंगे, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ओके, और जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, यहां से ऐसे। ठीक है, और ड्रॉप अभी भी कितना होगा? V = IR। करंट ड्रॉप होगा, ठीक है ना, मतलब यहां पे जो ड्रॉप हो रहा है वो V = IR, सेम ड्रॉप हो रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो देखो, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से भी क्या हो रहा है? इसके वोल्टेज पर इसका जो आउटपुट है उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके के जो सर्किट होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से उनके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बोलते हैं हम कौन से? आपके बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप क्या लिखोगे एग्जाम में? ठीक है, एन एलिमेंट whose VI voltage current relationship remains the same in both directions। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में उनका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप सेम रहेगा ऑफ करंट फ्लो इज कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, अब देखो सिंपल वर्ड में देखें, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज। एलिमेंट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने अभी रजिस्टर को समझा था, है ना, वैसे ही हमारा इंडक्टर, अगर आपके पास ये इंडक्टर है, ओके, और इंडक्टर को आपने सप्लाई से जोड़ रखा है, तो अभी आप ध्यान से देखो, इसमें करंट हमारी किधर से फ्लो करेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है ना, और यहां इसका इंडक्टेंस L है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL di/dt, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? ओके, लेकिन अगर मैं यहां बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दूं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा एक बाइलेटरल है। वैसे ही अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो देखो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इस कैपेसिटर को हमने एक सप्लाई से जोड़ा, ठीक, और यहां से करंट हमारा प्लस से फ्लो करेगा और इस तरीके से माइनस की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो यहां करंट की जो वैल्यू होगी वो CdV/dt, ये करंट की वैल्यू होगी, है ना। लेकिन अगर मैं बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दूं तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए जो कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर होते हैं ये तीनों बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, इसी की जगह पर आप कोई अगर नॉर्मल वायर ले लो, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर, ओके, और उस कंडक्टर में आप इस साइड से करंट फ्लो करो या इस साइड से करंट फ्लो करो, दोनों साइड से वो सेम ऑपरेट होगा, सेम आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो इस जो कंडक्टर है वो भी हमारा क्या हो गया? एक बाइलेटरल एलिमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बाइलेटरल के बाद यूनिलेटरल एलिमेंट। ओके, यूनिलेटरल, यूनि मतलब से वन डायरेक्शन। ठीक है ना, यूनिलेटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो वन डायरेक्शन से ही वर्क करते हैं, अपोजिट साइड से
उनका आउटपुट बदल जाता है, अल्टर हो जाता है या वर्क ही नहीं करते, ठीक है ना। जैसे अगर हम डेफिनेशन देखें, एन एलिमेंट हुज वी आई रिलेशनशिप चेंजेस व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, ठीक है ना। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो उनका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है ना। एग्जाम सिंपल वर्ड में अगर देखें, इट अलाउज करंट मेनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करते हैं, या फिर रिलेशन बदल जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, ये मेरा एक डायोड है, क्या है बच्चों, डायोड, ठीक है ना। तो ये डायोड सिर्फ वन डायरेक्शन काम करता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है, दोनों तरफ से काम नहीं करता है। किस तरीके से काम करता है, ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना। तो देखो डायोड कैसे वर्क करता है। सपोज दैट मैं यहां पर एक डायोड लेता हूं, ये हमारा डायोड का सिंबल है, ठीक है ना, और इसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इस तरीके से प्लस माइनस सप्लाई लगा दी, ओके। तो आप देखो इसमें क्या होता है, यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहां पर पी टाइप का मटेरियल होता है, और आगे साइड में इसमें एन टाइप का होता है, ओके। तो जब हम पी टाइप को प्लस से और एन टाइप वाले हिस्से को माइनस से जोड़ते हैं तो डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, और फॉरवर्ड वाइज में डायोड हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है ना। और जब ऑन होता है तो इसके अंदर से करंट फ्लो होती है, क्लियर, यहां से ऐसे करंट फ्लो होगी आई, और ये आउटपुट देगा। और इसमें इस कंडीशन में इसका जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इसका जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको रिवर्स वाइज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, माइनस इधर कर दूं और प्लस इस साइड कर दूं, मतलब जो मेरा एन साइड वाला था उसे मैंने प्लस से जोड़ दिया, जो पी साइड वाला हिस्सा था उसे माइनस से जोड़ दिया। अब ये डायोड हमारा किस में चला जाएगा, रिवर्स वाइज में चला जाएगा, और रिवर्स वाइज में जाकर के ये हो जाएगा ऑफ, ओके। और जब ऑफ हो जाएगा तो देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस, इस एलिमेंट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और उस कंडीशन में इसका रिवर्स वाइज का जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक। तो आप देखो इसमें रिवर्स वाइज में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप चेंज हो गया है, यहां हमारी करंट है, फॉरवर्ड वाइज में इस तरीके से था, रिवर्स वाइज में इस तरीके से है, क्लियर। मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये ऑफ हो जा रहा है, ओके। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, ठीक है ना, या फिर हम थायरिस्टर की बात करें, एससीआर की बात करें, सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है ना, तो ये मेरा है ट्रांजिस्टर, ओके, और ये हमारा है एससीआर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों डिवाइस भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन से काम करती हैं, दूसरे डायरेक्शन से ये काम नहीं करती, ठीक है ना। इसीलिए इनको बोलेंगे हम यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। इज दैट क्लियर? दीज आर सेमी कंडक्टर डिवाइस, ठीक। और द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। ये जितनी भी डिवाइस बताई मैंने, थायरिस्टर हो गया, एससीआर हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा ट्रांजिस्टर हो गया और डायोड हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, क्लियर। ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं, इनमें फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, कई बार डिफरेंस पूछता है, हालांकि डिफरेंस तो आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे पॉइंट वाइज आप किस तरीके से लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप एक ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है ना, इधर हमारा बाइलेटरल एलिमेंट हो गया, इधर हमारा यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया, ओके। तो ध्यान से देखो, अगर फीचर के अकॉर्डिंग देखें, करंट फ्लो के अकॉर्डिंग देखें, बाइलेटरल में करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, बोथ डायरेक्शंस में करंट फ्लो करती है, और यूनिडायरेक्शनल में वन डायरेक्शनल करंट फ्लो करती है, ओके। वहीं पर अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेम रहता है, क्लियर, दोनों डायरेक्शन में, चाहे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है, डिफरेंस इन ईच डायरेक्शन, ओके। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इसके एग्जांपल हैं बाइलेटरल के, और डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ठीक है ना, ये सब किसके एग्जांपल है, यूनिलेटरल एलिमेंट के, मॉसफेट, ओके, जेफेट। लीनियरिटी की बात करूं तो ये बाइलेटरल कंपोनेंट यूजुअली लीनियर होते हैं,
ठीक है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, और ये यूजुअली नॉन लीनियर होते हैं, मतलब इनका ग्राफ, वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है ना। अगर हम यूज की बात करें तो ये एसी सर्किट में मोस्टली यूज किए जाते हैं, और इनका यूज मोस्टली रेक्टिफायर्स या इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उनके अंदर, जैसे आपका लैपटॉप, ठीक है, आपका मोबाइल फोन, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, एलसीडी, मॉनिटर, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी यूनिलेटरल एलिमेंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया। मतलब ये इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आगे का हम अब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दो।